गोपालगंज के बाद कुर्नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी बिहार में फ्रंट फुट पर खेल रही है। बीजेपी के नेताओं का जोश हाई है। ऐसे में बीजेपी अब बिहार में बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। बीजेपी अब अपने दम पर सत्ता परिवर्तन करने के फिराक में है। उपचुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी को बिहार में अपनी सरकार बनाने का फॉर्मूला मिल गया है, जिसके दम पर बीजेपी ने नीतीश कुमार को बता दिया है कि अब बिहार में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बीजेपी ने अपनी पहली चाल चल दी है और अब देखना होगा कि बाजी कब पलटेगी, क्योंकि बीजेपी अब ये मानकर चल रही है कि बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय महागठबंधन की सरकार को अस्वीकार कर दिया है, जिसका फायदा सीधे तौर पर आने वाले 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। वहीं बीजेपी का निशाना अगर सही जगह पर लगा तो 2024 से पहले भी बाजी पलट सकती है और नीतीश कुमार जो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, उनकी सियासी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल कुर्नी उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी जब जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जेडीयू के नेताओं को बीजेपी में आने का निमंत्रण दे रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि जब बिहार में एनडीए का शासनकाल था तब 2,34,000 नौकरियां तय हो गई थी। उसमें से 1,15,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तैयार हो गए थे। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि मार्च 2022 में इनकी नियुक्ति करना भी तय हो गया था। इसके बावजूद अब तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये युवाओं के भविष्य का सवाल है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले को बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नीतीश कुमार भले ही लालू यादव की गुलामी स्वीकार कर चुके हों, लेकिन बिहार की जनता कभी गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही राष्ट्रीय जनता दल की गुलामी स्वीकार कर ली है, लेकिन जनता महागठबंधन की सरकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उपचुनाव के परिणाम से ये बात साफ हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बिहार के मतदाता बिहार को फिर से जंगल राज की ओर धकेलने वाले नीतीश कुमार की पार्टी और महागठबंधन में शामिल तमाम दलों को धूल चटाने का काम करेगी। मतलब साफ है कि उपचुनाव में जीत से बीजेपी गदगद है, क्योंकि एक तरफ तो 7 दलों का महागठबंधन था और दूसरी तरफ बीजेपी अकेली। इसके बावजूद भी बीजेपी ने महागठबंधन को मात देते हुए जबरदस्त जीत हासिल की है। दिल्ली के कोतवाल अरविंद केजरीवाल खुद को और अपने सैनिकों को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन जिस तरह से उनके सैनिकों पर एक के बाद एक कई बेईमानी के आरोप लगते आ रहे हैं, मानो उनके सैनिकों ने पढ़ ही लिया है कि अब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन इस चक्कर में उनके बड़े बड़े सैनिक एक बार फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी के नेता खुद भ्रष्टाचार के मामलों में घिरते जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए कई मामलों में फंसे हैं। इन मामलों में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की मुसीबत कम नहीं हुई थी कि अब DCW की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल भी नई मुसीबत में फंस गई हैं। बात बात पर ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पार्टी ने अभी इस पूरे मामले में कट्टर मौन धारण किया हुआ है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल पूरी खबर है क्या। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल और 3 और लोगों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित अवैध रूप से लोगों को नियुक्त करके अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने और मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत आरोप दर्ज किए हैं। भाजपा नेता और DCW की पूर्व अध्यक्षा भरका शुक्ला सिंह द्वारा 2016 में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला दर्ज किया गया था। दर्ज शिकायत पर शुरू में जांच हुई और बाद में FIR दर्ज की गई। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश DG विनय सिंह ने स्वाति मालीवाल, प्रमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B और बाकी के अपराधों के लिए 13(1)D, 13(1)2 और 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप दर्ज किए हैं। कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त तथ्य एक मजबूत संदेह पैदा करते हैं कि आरोपी व्यक्तियों को आक्षेपित कार्यकाल के दौरान विभिन्न पदों पर विभिन्न पारिश्रमिक के लिए मनमाना तरीके से भर्ती की गई थी, जिसमें सभी नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया गया था, जिसमें निकट और प्रियजनों को नियुक्त किया गया था और साथ ही सरकारी खजाने से उन्हें पारिश्रमिक दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि पहली बार देखने से लगता है कि अधिकांश अपॉइंटमेंट आरोपी व्यक्तियों या आम आदमी पार्टी के निकट और प्रिय लोगों को दी गई थी। इसीलिए आरोपी व्यक्तियों द्वारा ये दावा नहीं किया जा सकता है
कि उन्होंने अन्य व्यक्तियों के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग नहीं किया और कोई बेईमानी का इरादा नहीं था। अभियोजन पक्ष द्वारा ये दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और परिचितों को DCW के विभिन्न पदों पर नियत प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्त करके योग्य उम्मीदवारों के वैध अधिकार का उल्लंघन किया गया है। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि इस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि प्रियजनों और साथ ही भाई भतीजावाद के हित को बढ़ावा देना ही भ्रष्टाचार का एक रूप है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सियासत की पिच पर यू टर्न लेने के लिए जाने जाते हैं। केजरीवाल जो कहते हैं उनकी पार्टी उसका उलट करती है। केजरीवाल जो आरोप बीजेपी और कांग्रेस पर लगाते हैं वो आम आदमी पार्टी भी करती है। अगर अपनी पार्टी करे तो केजरीवाल को अच्छा फील हो जाता है, लेकिन बीजेपी करे तो केजरीवाल आरोपों की बौछार कर देते हैं। हालांकि इस बार बीजेपी की कॉपी करना केजरीवाल को भारी पड़ गया। आम आदमी पार्टी की ऐसी फजीहत हुई जो राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल बीजेपी की ताकत से खौफ में हैं, तभी तो वो ऐसे कदम उठा रहे हैं। हालांकि इस बार भी केजरीवाल चूक गए हैं। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो भारतीय राजनीति में घटे 1967 की घटना को फिर से हमारे बीच ताजा कर देगी। 1967 में हरियाणा के एक नेता थे गया लाल। उन्होंने 24 घंटे में 3 पार्टियां बदली थी, जिसके बाद भारतीय राजनीति में ये जुमला अमर हो गया, आया राम गया राम। अब दिल्ली में भी लगभग कुछ ऐसी ही घटना घटित हुई है। अभी हाल ही में दिल्ली के निगम चुनाव के परिणाम, जिसके बीजेपी के 15 साल का शासन निगम से खत्म हुआ और जनता ने आम आदमी पार्टी के दावों का हाथ थामकर निगम में आम आदमी पार्टी को पूरा बहुमत दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी का दिल है कि मानता नहीं। चुनाव में बहुमत मिलने के बाद भी दूसरे दलों के जीते पार्षदों को जोड़ने में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। उसी क्रम में एक दिन पहले दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहंदी अपने साथ जीते हुए 2 पार्षदों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन रात में भी ना जाने उन्हें क्या ख्वाब आया कि उन्होंने देश की सबसे छोटी पार्टी का त्याग करके वापस से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसके बाद मानो ऐसा लगा कि अली मेहंदी को आम आदमी पार्टी में जाने के बाद जिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ आप में गए थे वो, कि उनको लगा यहाँ पहले ही इतनी भीड़ है, मेरी कहाँ दाल गलने वाली है। इसीलिए हुए वापस रात ही में वीडियो जारी कर घर वापसी कर गए और उन्होंने दावा किया कि मेरा साथ दोनों पार्षदों को भी वापस कांग्रेस में आना है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि अपना मेयर बनाने की टेंशन बहुत हो गई और शायद उन्हें ये लग रहा है कि जहां से जितने पार्षद जुगाड़ कर पाए उतने उठा लो। अब उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि कब कौन सा पार्षद उन्हें गच्चा दे जाए, इसीलिए जहां से जो मिले बटोर लो। लेकिन इस नेता बटोरी नीति से आम आदमी पार्टी को बचना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो दूसरी पार्टियों पर ही वॉशिंग मशीन होने के आरोप लगाती थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की यही नीति रही तो कुछ दिन बाद इस पर भी वॉशिंग मशीन पार्टी होने का आरोप लगना शुरू हो जाएगा। एक तरफ तो केजरीवाल अपने पार्षदों को कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी का फोन आए तो कॉल रिकॉर्ड कर लेना और बीजेपी में नहीं जाना, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल खुद कांग्रेस के पार्षदों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एमसीडी में बीजेपी की मजबूती से केजरीवाल घबरा गई है? क्या उन्हें लग रहा है कि मेयर के चुनाव में बीजेपी कोई खेल न कर दे? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम पद को लेकर चला लंबा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। लंबे खींचतान के बाद आलाकमान ने फैसला ले लिया है। हिमाचल के अगले सीएम के लिए सुखविंदर सिंह सक्खू का नाम फाइनल हो गया है। कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि सर्वसम्मति से सारे विधायकों ने सुखविंदर सिंह सक्खू को विधायक दल का नेता चुना है और उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन एक नए सीएम के ऐलान के साथ हिमाचल प्रदेश में घमासान मच गया है। बताया जा रहा है कि प्रतिभा सिंह इस फैसले से नाराज है और उनके चेहरे पर नाराजगी साफ देखी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह के समर्थक भड़क गए और कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर डाली। प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने विधानसभा पर भी नारेबाजी की है। प्रतिभा सिंह के समर्थक तानाशाही नहीं चलेगी का नारा भी लगा चुके हैं। सीएम पर फाइनल मुहर लगने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बार फिर से अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। मामला इतना गर्मा गया कि पार्टी दफ्तर के बाहर प्रतिभा सिंह के समर्थक जमकर नारेबाजी करने लगे और धरने पर भी बैठ गए। प्रतिभा सिंह के सीएम की रेस से बाहर होने पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उनकी मांग है कि प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनके समर्थक कांग्रेस दफ्तर के बाहर आलाकमान होश में आओ की नारेबाजी करने लगे। हालांकि सुखविंदर सिंह सक्खू के नाम के ऐलान के बाद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि उन्हें हाईकमान का फैसला मंजूर है, लेकिन उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इस फैसले से खुश हैं।
मीडिया के सवालों का जवाब देने से बचती दिखीं। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि पार्टी हाईकमान का फैसला मंजूर है। ऐसे में आने वाले समय में पार्टी की अंदरूनी कलह बाहर आती है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब देखना होगा कि प्रतिभा सिंह के समर्थन में कितने विधायक हैं और उनका आगे का फैसला क्या होता है, क्योंकि नए सीएम के ऐलान के बाद पार्टी दो गुटों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ सुखविंदर सिंह सिक्खू गुट है तो वहीं दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह का गुट है। अब राजस्थान की तरह हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस में सीएम पद को लेकर घमासान समय समय पर देखने को मिलती है। ऐसे में अगर बीजेपी राज्य में कोई खेला करती भी है तो उसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अपना घर संभालने में हर जगह नाकाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।